हेलो स्टूडेंट्स। तो मैजिकल कैप्सूल नीट 2020 की सीरीज में आज हम ग्रेविटेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m मूव्स अराउंड द सन ऑफ मास कैपिटल M इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये स्टेटमेंट पढ़कर आपको केपलर्स के लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन याद आए होंगे। ये पहला लॉ है। हम जानते हैं कि कोई प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है और सन उस एलिप्स के किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है। यह है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट और यह है सन एट वन ऑफ द फोकाई। आगे बोल रहे हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन आर r1 एंड r2। तो जब प्लैनेट पोजीशन p1 पर होगा तब सन से उसकी डिस्टेंस होगी मिनिमम, और जब वो P2 पर होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन तब वो सन से होगा फारदेस्ट यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो ये दोनों डिस्टेंसेस दी हुई हैं R1 और R2। अब आपको एलिप्स के बारे में ये पता होगा कि एलिप्स की दो एक्सेस होती हैं, एक माइनर एक्सेस और एक मेजर एक्सेस। ये जो P1 P2 है इसे कहते हैं मेजर एक्सेस और इसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2a की वैल्यू कितनी होगी r1 प्लस r2। ये है मेजर एक्सेस। तो सेमी मेजर एक्सेस कितनी होगी r1 प्लस r2 बाई 2। हमको चाहिए क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको केपलर्स का लॉ ऑफ पीरियड्स याद आना चाहिए। आप जानते हैं कि किसी प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल होता है उस प्लैनेट की सन से एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के। Square of time period is directly proportional to mean distance of the planet from the sun cubed. Actually ये जो A है ये है सेमी मेजर एक्सेस, जैसी अभी हमने बात की थी, सेमी मेजर एक्सेस। तो यहाँ मेजर एक्सेस कितनी है, वो है 2a और 2a है r1 प्लस r2 के बराबर, r1 प्लस r2। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा r1 प्लस r2 बाई 2, और इसे हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे इस रिलेशन में, इस लॉ में, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो हमको टाइम पीरियड का डिपेंडेंस पता हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 बाई 2 होल क्यूब, और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने पर t कितना हो जाएगा, t प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 बाई 2 रेज्ड टू दी पावर 3 बाई 2। क्लियरली टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है r1 प्लस r2 रेज्ड टू दी पावर 3 बाई 2, क्योंकि ये 2 टू दी पावर 3 बाई 2 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी हमको ये रिलेशन मिला t प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 रेज्ड टू दी पावर 3 बाई 2। तो मेजर एक्सेस कितनी होती है, याद रखें 2a होगा r1 प्लस r2। तो सेमी मेजर एक्सेस होगी r1 प्लस r2 बाई 2। तो इस लॉ को इस तरह भी बोला जाता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सेस क्यूब्ड। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, r1 प्लस r2 रेज टू दी पावर 3 बाई 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। A 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2 re about the Earth. Energy required to transfer it to a circular orbit of 4 re is 400 किलोग्राम मास का एक सैटेलाइट अर्थ के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है इनिशियली 2 re। हमको बताना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सैटेलाइट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 4 re। तो जब कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है अराउंड द प्लैनेट तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ
मास ऑफ द प्लैनेट इनटू ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर, वीओ है ऑर्बिटल स्पीड, तो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो गलत यहाँ पर विचार नहीं करें, ऐसा ना सोचें कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई है। हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेकर उसको नेगेटिव साइन दे देना है, तब हमको मिलती है टोटल एनर्जी। एक्चुअली किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो टोटल एनर्जी होगी के प्लस यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलता है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पहले इसका हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, अब वी नॉट कैसे मिलेगा, तो वी नॉट है ऑर्बिटल स्पीड, तो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें आर क्या है, ऑर्बिट की रेडियस, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो नेसेसरी है उसके रिवॉल्यूशन के लिए, वो कहाँ से मिलेगा, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। कैपिटल एम ये मास ऑफ द प्लैनेट है, स्मॉल एम ये है मास ऑफ सैटेलाइट, और ये हम न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिख रहे हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये रोल प्ले करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इस तरह ये इक्वेशन याद आने पर ये एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम वी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जगह क्या डालना है हमको, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, माइनस हाफ जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने पर आपको ये याद आना चाहिए, टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और फिर इस तरह इक्वेशन बनाकर वहाँ से वी नॉट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। और वी नॉट को कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, वी नॉट कितना होगा, यहाँ से सॉल्विंग करें तो ये स्मॉल एम कैंसिल आउट होगा, वी नॉट होगा रूट जी एम बाई आर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रूट जी एम अपॉन आर, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसकी भी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है टोटल एनर्जी। हमको क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 4re। तो डेल्टा टी हम फाइंड आउट करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल कितनी होगी, माइनस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी कर दी गई है, रेडियस कर दी है 4re के बराबर। तो ये है फाइनल टोटल एनर्जी, माइनस इनिशियल करते हैं, ये माइनस साइन आएगा, उसके बाद माइनस जी एम एम अपॉन 2 × 2re लिखना होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 × 2re। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज़ तो कॉमन है, उसको बाहर कर लेते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4re, ये बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ रह जाएगा माइनस हाफ, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हुआ हाफ के बराबर। तो सॉल्विंग करने पर ये आता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8re के बराबर। तो ये है एनर्जी रिक्वायर्ड, और ये पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। तो क्या आंसर होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई इंटू एम अपॉन 8re। तो यहाँ आप ऑब्जेक्शन मत लेना, यहाँ कैपिटल एम ई यहाँ लिखा हुआ है अर्थ का मास। एक्चुअली यहाँ पर प्लैनेट का मास मैंने m ले लिया है, बात यहाँ अर्थ की हो रही है, और अर्थ का मास यहाँ इस आंसर में रिप्रेजेंट हुआ है me से। तो ये है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि किस तरह टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर
और पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, वो लिखेंगे हम माइनस, यहाँ माइनस लगा देता हूँ मैं, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, आर है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और अब यहाँ पर एम वी नॉट स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और इसको आगे सॉल्व करें, ये आपको दिख रहा है ये आधा और पॉजिटिव है, ये है दुगना और नेगेटिव। तो क्या बचेगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को x मान लें, तो ये x/2 है और ये है माइनस एक्स, तो माइनस x/2 बचेगा, मतलब माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r बचेगा। अब ये क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू आर, ये है एम वी नॉट स्क्वायर और हाफ भी आया हुआ है, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर है। यानी आप याद रखेंगे हमेशा के लिए कि टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे नेगेटिव साइन दे देंगे, तो यह है टोटल एनर्जी। तो अगला प्रॉब्लम करते हैं अब हम। इन द अबव क्वेश्चन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ बात हो रही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की सिर्फ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमसे पूछा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हमसे बोला गया था कि वो रिवॉल्व हो रहा था 2re रेडियस की ऑर्बिट में, और उसको मूव किया था 4re रेडियस की ऑर्बिट में। यानी यहाँ आएगा फाइनल रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 4re माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2re। तो अब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी की बात नहीं हुई है। इसको सॉल्व करें तो इसमें से कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2re बाहर कर देते हैं, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस हाफ, यहाँ आएगा माइनस हाफ और यहाँ आएगा प्लस 1, यानी ये हुआ 1/2, ये बन गया 4re 4re। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जी एम स्मॉल एम अपॉन 4re, आंसर बी इज करेक्ट। फिर से यहाँ मास ऑफ अर्थ को एम ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हमने उसे सिर्फ कैपिटल एम लिखा हुआ है, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट बिकम जीरो, देन द सैटेलाइट विल। अभी हमने बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर। वेलोसिटी होती है टेंजेंट की डायरेक्शन में और ये फोर्स काम करता है टुवर्ड्स सेंटर, और इस फोर्स का काम होता है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना। ये फोर्स स्पीड चेंज नहीं करेगा, वर्क डन होगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये दोनों होते हैं परपेंडिकुलर। अब यदि ये फोर्स काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और इसका मतलब वो सैटेलाइट टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ, कंटिन्यू टू मूव इन द ऑर्बिट विद सेम वेलोसिटी, ये तो गलत है, मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट इन द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी यहाँ होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला है बिकम स्टेशनरी, ये भी इनकरेक्ट है। मूव टूवर्ड्स अर्थ, ये भी इनकरेक्ट है।
यानी ये फोर्स यदि काम करना बंद कर देता है तो वो सैटेलाइट टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इफ v naught be the orbital velocity of a satellite in a circular orbit close to Earth's surface and ve is the escape velocity from the Earth, then the relation between the two is। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी सैटेलाइट के लिए जो अर्थ सरफेस से बहुत पास में रिवॉल्व हो रहा हो वो होता है अंडर रूट ऑफ जी आर। ये आपने डिराइव किया होगा, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि किसी सैटेलाइट के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv0 बाय आर, और ये प्रोवाइड होता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। इसमें से v0 फाइंड आउट कर लेंगे, स्मॉल m भी कैंसिल, v0 इज इक्वल टू जी एम की जगह आप चाहें तो क्या डाल सकते हैं, जी आर स्क्वायर, कि होता है स्मॉल जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी कैपिटल एम की जगह जी आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे, और ये आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और नीचे आएगा ऑर्बिट की रेडियस, और ऑर्बिट की रेडियस मतलब प्लैनेट की रेडियस प्लस उसकी सरफेस से सैटेलाइट की हाइट। ऐसा करेंगे। और अब यदि h बहुत छोटा हो r के सामने, मतलब सरफेस के बहुत पास ऑर्बिटिंग कर रहा हो, तो h को इग्नोर कर देंगे, ये एक r इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और v0 हमको मिलेगा अंडर रूट जी आर के बराबर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी प्लैनेट के लिए जो अर्थ सरफेस से बहुत पास में, यानी किसी प्लैनेट की सरफेस से बहुत पास में रिवॉल्व हो रहा हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ जी आर। और एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, वो होती है अंडर रूट ऑफ 2 GR। अर्थ के लिए अंडर रूट 2 GR, ये वैल्यूज़ भी आपको याद होंगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड और एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमको तो यहाँ इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच रिलेशन पूछा हुआ है, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इसमें से अलग कर लें, √2 VO के बराबर, यानी एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3rs। तो ये क्वेश्चन पहले जेई में आ चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी मतलब उसको उसकी ऑर्बिट में एस्टैब्लिश नहीं करना है, सिर्फ मूव करना है। और सिर्फ मूव करना है तो हमको पूछा है इन अदर वर्ड्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद आया आपको पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी है फाइनल कितनी होगी, तो फाइनल हो जाएगी ऑर्बिट ऑफ रेडियस, और ये रेडियस ऑर्बिट की ही दी हुई है, डायरेक्टली यहाँ 3r पुट कर लेंगे, माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन कर लें, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचता है -1/3 -1/3 प्लस 1/2। एलसीएम यहाँ आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 प्लस 3 यानी 1/6 1/6। तो फाइनली क्या मिला हमको आंसर, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, यदि यहाँ बोला होता टू एस्टैब्लिश अ बॉडी ऑफ मास m, तब हमको फिर टोटल एनर्जी की बात करना पड़ती। हाल फिलहाल सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम में भी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे,
द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। तो हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हमने उसे दी वो है हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की उस बॉडी को ताकि अर्थ सरफेस से उसे इन्फिनिटी तक भेजा जा सके। तो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर ये होगी काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इसे बस इक्वेट कर देना है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन यहाँ आएगा इन्फिनिटी, और सरफेस पर कितनी होगी, वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस साइन के साथ, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो कितना बचता है, ये बचता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और जी एम की जगह हम डाल सकते हैं जी आर स्क्वायर स्मॉल एम अपॉन आर, एक आर कैंसल आउट होकर ये हो गया एम जी आर के बराबर, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू अ सैटेलाइट so that it escapes the gravitational field of Earth to the kinetic energy required to put the satellite in a circular orbit just above the free surface of Earth। तो पहले बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, वो आपको याद आना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए होती है अंडर रूट 2 GR। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू VE स्क्वायर, मतलब ही 2GR। ये होगी काइनेटिक एनर्जी जो हमसे पूछी है पहले स्टेटमेंट में, रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसका रेशियो लेना है हमको। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जस्ट अबव द फ्री सरफेस। तो ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला लगाना है VO का, ऑर्बिटल का। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इनटू GR के बराबर। बस इसको हमको सॉल्व करना था। हाफ mg कैंसल आउट, R भी कैंसल आउट, तो न्यूमरेटर में बचता है 2, यानी आंसर हो जाएगा 2 के बराबर। इनफैक्ट एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटीज के फॉर्मूले आपसे इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। ये स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, जिसमें M है मास ऑफ द प्लैनेट, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और R है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो VE एस्केप वेलोसिटी होती है 2GR के बराबर। इसमें मास की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन। द वेलोसिटी विद विच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड सो दैट इट एस्केप्स अर्थ्स ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2GR। इस फॉर्मूले से पता लगता है कि VE डिपेंड करता है स्मॉल g पर, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और R पर, यानी रेडियस ऑफ द प्लैनेट पर। तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है क्या एस्केप वेलोसिटी, मास ऑफ अर्थ से मतलब है मास ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि स्मॉल g ये होता है GM अपॉन R स्क्वायर। तो मास ऑफ प्लैनेट पर g डिपेंड करता है और g पर एस्केप वेलोसिटी। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ प्रोजेक्टाइल के मास की कोई टर्म नहीं है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रेडियस ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स ऑर्बिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मोस्ट सूटेबल आंसर इसमें बी है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगला क्वेश्चन करेंगे। द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। उसके पहले आप जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
ये होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यदि हमने उसे इम्पार्ट की होगी वेलोसिटी वी या एस्केप स्पीड वी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और इन्फिनिटी पर होगी ज़ीरो। यह है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़ीरो के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है जी एम एम अपॉन आर। आर की जगह इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर के बराबर। तो ये प्लस हो जाएगा, तो जी एम एम अपॉन आर या आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये टर्म ज़ीरो हो गई है। यहाँ से हम ये एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। स्मॉल एम भी कैंसिल आउट होता है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2gm अपॉन आर ई, 2gm अपॉन आर ई, इसका रूट, ये होगा वी ई का वैल्यू, ये होगा वी ई का वैल्यू। अब यहाँ जी एम की जगह डाल देते हैं जी आर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसलिए जी एम की जगह डाल सकते हैं हम जी आर स्क्वायर या जी आर ई स्क्वायर। यहाँ अर्थ की रेडियस को आर ई लिखा हुआ है, तो 2g आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, तो एक आर ई कैंसल आउट होकर ये आ जाएगा अंडर रूट 2g आर ई। ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको याद था, बस यहाँ थोड़े से ये नोटेशन चेंज कर दिए हैं। तो एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होगी अंडर रूट 2g आर ई के बराबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L is। तो 4 पार्टिकल्स किसी स्क्वायर के वर्टाइसेस पर सिचुएटेड हैं। इस स्क्वायर की एज दे रखी है ए के बराबर। हमको चाहिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। मास सपोज कर लेते हैं स्मॉल एम, आंसर्स में भी आप देख रहे हैं स्मॉल एम है वो सब मासेस। तो 4 पार्टिकल्स वर्टाइसेस पर सिचुएटेड हैं, साइड दे रखी है एल के बराबर। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, एल रूट 2। हमको चाहिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इन दो वर्टाइसेस पर सिचुएटेड पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो कितनी होगी, माइनस साइन आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन एल, ये होगी इन दो पार्टिकल्स की। ऐसे 4 पेयर्स हमको मिलेंगे, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब डायगोनल्स पर सिचुएटेड पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो वो कितनी होगी, कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन डायगोनल, डायगोनल होगा एल रूट 2। ऐसे कितने पार्टिकल्स या पेयर्स होंगे, 2 पेयर्स, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन और माइनस साइन। तो ये होगी इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें से माइनस साइन के साथ जी एम स्क्वायर अपॉन एल इसको कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ से 4, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 2 बाय रूट 2। 2 बाय रूट 2 का मतलब हुआ रूट 2, तो 4 प्लस रूट 2, और रूट 2 होता है 1.414। 1.41 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.41। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसको लिख लेंगे माइनस 5.41 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाई एल। और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलता है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स in the solar system is an example of conservation of
एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशन में आपने पढ़ा होगा और प्लैनेटरी मोशन में भी पढ़ा होगा, तो याद रखें ऐसा क्वेश्चन आने पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रीफरेंस देना है। अगला क्वेश्चन, in considering motion of an object under gravitational influence of another object, which of the following quantities is not conserved? तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, मास भी कंजर्व्ड होता है, इसका आंसर है सी। लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। आगे बढ़ते हैं। r is the radius of earth and omega is its angular velocity and gp is the value of g at poles. The effective value of g at the latitude lambda equals to 60 degree will be equal to। तो आपने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कि ऑल्टीट्यूड के साथ डेप्थ के साथ जी की वैल्यू चेंज होती है, उसके अलावा शेप ऑफ अर्थ से, और यहाँ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है कि यह है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेली मोशन ऑफ अर्थ। तो आपने पढ़ा होगा कि इफेक्टिव वैल्यू जी का, उसको हम जी डैश बोल देते हैं, वो होता है जी, यदि अर्थ को हम मान लें कि वो रेस्ट में है, रोटेट नहीं हो रही है, तब वैल्यू है जी माइनस, यहाँ आता है आर रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, और लैम्डा होता है लैटिट्यूड। तो यहाँ पर लैटिट्यूड दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 होता है हाफ, कॉस स्क्वायर 60 होगा 1/4, यानी यहाँ आएगा 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ होगा जी। ये है जी की इफेक्टिव वैल्यू। अब पोल्स के लिए लैम्डा होगा 90, लैम्डा फॉर पोल्स इज 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90, ये हो जाएगा 0, ये सब 0 होकर, ये सेकंड टर्म 0 होकर जी डैश इक्वल्स टू जी होगा, मतलब जी की वैल्यू ड्यू टू डेली मोशन ऑफ अर्थ पोल्स पर नहीं बदलती, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वही होती है पोल्स पर, यानी ये जो एक्चुअल वैल्यू थी इसको हम जी पी भी लिख सकते हैं, तो जी पी माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर, ये होगी जी की इफेक्टिव वैल्यू उस प्लेस पर जहां लैटिट्यूड 60 डिग्री है, मतलब जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। A system of 4 particles is placed at the vertices of a square of side L. The potential at the center of the square is। मैं आपको याद दिलाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट पी पर पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल होता है 1/4πε0, ये कांस्टेंट आता है, फिर यहाँ चार्ज q अपॉन डिस्टेंस, और q को रखते हैं हम प्लस या माइनस साइन के साथ। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ ग्रेविटेशन में भी बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मूला है। पॉइंट पी पर पॉइंट मास से पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ नेसेसरीली माइनस साइन भी आता है, जी आएगा कांस्टेंट, वो होगा पोटेंशियल प्रोड्यूसिंग मास अपॉन डिस्टेंस, gm अपॉन r, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, और ये हमेशा नेगेटिव साइन यहाँ आया ही करेगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक स्क्वायर है, इसकी साइड है l, और इसके चारों वर्टाइसेस पर मासेस रखे हुए स्मॉल m, स्मॉल m। हमको बताना है सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले इसका डायगोनल याद लाएं, कितना होता है, साइड यदि हो l तो डायगोनल होगा l√2, हाफ ऑफ डायगोनल भी याद कर लेना चाहिए l/√2। तो वर्टेक्स ए पर रखे हुए इस मास से ओ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस जी स्मॉल m अपॉन l/√2, l/√2, ये होगा पोटेंशियल। इसी तरह सिमेट्री की वजह से हर मास बी पर रखा हुआ या सी पर रखा हुआ या डी पर रखा हुआ इतना ही पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें बस 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है।
और इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या आएगा, -4√2, ये रेसिप्रोकेट होके √2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो -4√2 कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन l, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। The condition for a uniform spherical mass small m of radius small r to be a black hole is capital G is gravitational constant and small g is acceleration due to gravity। तो ऑप्शन ए पर आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। ये जो लिखा हुआ है एलएचएस में, ये है एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी यदि स्पीड ऑफ लाइट से कम या उसके बराबर होगी तब वो बॉडी ब्लैक होल जैसा एक्ट करेगी। एस्केप वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू c which is speed of light। अगला क्वेश्चन करेंगे। Two uniform solid spheres of equal radii capital R but mass capital M and 4m have a center to center separation 6r as shown। If n is the neutral point, then small r is distance from the center of the sphere of mass capital M is। दो spheres दे रखे हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स। पहले स्फीयर का मास है कैपिटल M और दूसरे स्फीयर का मास है 4m, और इनके सेंटर्स के बीच की सेपरेशन है 6r। एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ शो किया हुआ है n ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स। n और n की सेपरेशन पहले स्फीयर के सेंटर से है स्मॉल r, जो हमको फाइंड आउट करना है। अब न्यूट्रल पॉइंट की क्या कंडीशन है, तो आप जानते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फील्ड्स मस्ट बी 0। यहाँ दो फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, वन बाय ईच स्फीयर, और दोनों फील्ड्स कैसी होंगी, टुवर्ड सेंटर्स, और दोनों यदि इक्वल और ऑपोजिट हुई तो यहाँ नेट फील्ड 0 हो जाएगी। अब ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इसके मास को हम O पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। इसी तरह इस स्फीयर का मास भी O' पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। यानी दो पॉइंट मासेस हैं जिनके बीच की सेपरेशन है 6r। न्यूट्रल पॉइंट कैपिटल M से r डिस्टेंस पर है, तो हमको ये r फाइंड आउट करना है। तो फील्ड बाय फर्स्ट स्फीयर कितनी होगी, I1, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा gm अपॉन r स्क्वायर, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये होगी फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट स्फीयर, और फील्ड्स ऑपोजिट तो है ही, इसका भी हमको मैग्नीट्यूड लेना है I2 का। फील्ड प्रोड्यूस बाय 4m, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी g 4m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है gm अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा 6r, 6 कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और इसको स्मॉल r के लिए सॉल्व कर देना है। gm कैंसल आउट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर यहाँ आएगा 4 स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू 6r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ आएगा 6r माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2r। पहले प्लस साइन के साथ सॉल्व करते हैं इसको। 6r माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू प्लस 2r, 2 स्मॉल r, हो जाएगा 3 स्मॉल r इज इक्वल्स टू 6 कैपिटल R, एंड सो स्मॉल r इज 2r, 2 कैपिटल R। एक आंसर ये हुआ, और दूसरा आंसर नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे। 6r माइनस r इज इक्वल्स टू माइनस 2r, तो माइनस 2r से ये r इक्वल्स टू आएगा माइनस 6r, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R ये वैलिड है, और इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया हुआ है। न्यूट्रल पॉइंट फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। द रोटेशन पीरियड of an Earth satellite close to the surface of Earth is 83 minutes. The time period of another Earth satellite in an orbit at a distance of 3 Earth radii from its surface will be। तो आपको यदि सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता हो तो आप जानते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होता है।
बिल्कुल ऐसा ही आपने पढ़ा हुआ है के प्लस लॉज में भी। तो डायरेक्टली ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन का सवाल है, आपको कंप्लीट फॉर्मूला याद लाने की जरूरत नहीं है। इसको देखकर आप क्या लिखेंगे, T2 अपॉन T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल क्यूब, R2 बाय R1 क्यूब। अब R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 है R के बराबर, R1 है R और R2 कितना है, R2 है R प्लस 3R यानी 4R के बराबर, इसका क्यूब। और इधर टाइम पीरियड कितना दे रखा है, T1 83 मिनट। तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आर में भी नहीं, क्योंकि आंसर्स मिनट में ही पूछे हुए हैं। ये होगा T2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो आर कैंसिल, यहाँ आएगा 4 क्यूब, 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो T2 अपॉन इस 83 स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इधर, और इसको सॉल्व करेंगे। ये है T2 स्क्वायर, तो T2 कितना होगा, तो T2 होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 के बराबर, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और 83 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 83 के बराबर होगा। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो 83 इंटू 8, तो ये कितना होगा, ये होगा 664 मिनट के बराबर, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, planet Mars has two moons, Phobos and Deimos. Phobos has a period of 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 times 10 raised to the power 3 kilometer. The mass of Mars is, तो planet का mass हमसे पूछा हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। यदि भूल जाते हैं तो एग्जाम में इसको इस तरह से डिराइव करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा कितना होता है, वो होता है V बाई आर। तो रेसिप्रोकेट होके यहाँ आएगा 2 पाई आर अपॉन V। आर को हम लिख लेते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और नीचे आएगी ऑर्बिटल स्पीड V नॉट। अब V नॉट कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हमने इसके पहले समझाया था, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv नॉट स्क्वायर अपॉन r होगा, and it is equal to g capital M, which is mass of planet, small m is mass of satellite, upon r square। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमको v नॉट स्क्वायर मिल जाएगा, इस तरह v नॉट मिल गया। v नॉट कितना हो गया, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आर ऑलरेडी है, और वी नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट आर और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट जी एम। ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसकी स्क्वेयरिंग कर लें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, इसका आर यानी ये होगा आर क्यूब्ड अपॉन जी एम। तो या तो ये डायरेक्टली आपको याद आ जाए, या इस तरह इसको डिराइव कर लेंगे। इसमें से हमको m फाइंड आउट कर लेना है। m है मास ऑफ द प्लैनेट, तो मास ऑफ प्लैनेट कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल G इंटू टी स्क्वायर। बहुत उठा पटक है, बहुत सारा कैलकुलेशन है। पाई स्क्वायर आप चाहें तो 10 सपोज कर सकते हैं, रेडियस दे रखी है 9.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 किलोमीटर, उसको मीटर में बदलना नहीं भूलना है। जी की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11, और टी स्क्वायर टी दे रखा है 7 आवर्स 39 मिनट्स, तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये सब सॉल्व होने के बाद यह आएगा 6.48 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 kg के बराबर। इसको सॉल्व नहीं भी करें तो चलेगा, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला या तो याद हो और या फिर उसको डिराइव करना आपको आता हो। अगला क्वेश्चन करेंगे, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एस, तो क्या ये रिपल्सिव होता है, नहीं, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है।
तो ये रॉन्ग है। कंजर्वेटिव होता है क्या? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात लिखी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं होता और नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता। एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। Assuming that Earth and Mars move in circular orbits around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth, the length of Martian year in days is। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा कि टी स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं टी एम मतलब मार्स का टाइम पीरियड अपॉन टी ई अर्थ का टाइम पीरियड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आर एम होल क्यूब अपॉन आर ई होल क्यूब। तो इस तरह का रिलेशन बना लेंगे और हमको चाहिए टी एम का वैल्यू। तो पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट लेकर टीई को ट्रांसपोज कर देंगे। तो टीई और इसके साथ में क्या आएगा? आर एम अपॉन आर ई रेज्ड टू दी पावर 3/2। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो टीई तो होता है 365 डेज, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी डेज में ही आएगा। आर एम मतलब मार्स की ऑर्बिट की रेडियस वो दे रखी है 1.52 टाइम्स और ये होगा 1। तो 1.52 रेज टू दी पावर 3/2 डेज ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 365 इंटू 1.52 रेज्ड टू दी पावर 3/2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। ये रॉन्ग है क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। तो आप जानते हैं ऑल्टीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। बी में बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो आप जानते हैं डेप्थ के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो याद रखें ऑल्टीट्यूड डेप्थ दोनों के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऑप्शन सी में बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ। आप जानते हैं स्मॉल जी होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस बोथ, यानी ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। क्या बोला इसमें? द फॉर्मूला माइनस जी एम स्मॉल एम 1/r2 minus 1/r1 is more accurate than the formula mg r2 minus r1 for the difference of potential energy between 2 points r2 and r1 distance away from the center of earth। तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा लें पहले से। अब ये जो फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, वो एक्यूरेट फॉर्मूला है और अप्रोक्सीमेशन के बाद आया हुआ है ये फॉर्मूला। इसमें किया क्या होगा? इसमें जी एम को जी आर स्क्वायर डाल दिया होगा। पहले वाली टर्म आएगी उसमें जी r2 स्क्वायर और दूसरी वाली टर्म में जी एम की जगह अप्रोक्सीमेटली सब्स्टिट्यूशन किया होगा जी r1 स्क्वायर का। तो ये अप्रोक्सीमेशन के बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये बोला जा सकता है अप्रोक्सीमेटली, यानी ये ज्यादा करेक्ट है। और ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले में क्या एरर आएगी? तो आप जानते हैं जी की वैल्यू हर प्लेस पर सेम नहीं होती, जी की वैल्यू तो वेरी करेगी। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली ये कहा जा सकता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम जी इंटू r2 माइनस r1, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। Two spherical bodies of mass capital M and 5 capital M and radii capital R and 2 capital R respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12 R.
if they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision is, तो वो सॉलिड स्फीयर्स हैं दोनों, तो इनके सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 12 आर तो उनके सेंटर्स के बीच की सेपरेशन है, तो सरफेसेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो फेसिंग सरफेसेस होंगी, उनके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, तो वो होगी 9r के बराबर, वो होगी 9r के बराबर। अब ये स्फीयर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूव करेंगे और मीट कहां पर होंगे, सेंटर ऑफ मास पर। अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो टू बॉडीज के सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता है इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मासेस। तो पहले इस 9r को हम लिख लेते हैं x1 प्लस x2। x1 ये पहले स्फीयर की सरफेस से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जहां पर वो मीट होगा दूसरे स्फीयर से, और x2 ये बिगर वाले स्फीयर की सरफेस से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, इसको लिख लेते हैं 9r के बराबर। और सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी से x1 अपॉन x2 ये कितना होगा, तो ये होगा मासेस के इनवर्स प्रोपोर्शन में। x1 यानी स्मॉलर स्फीयर का मास कैपिटल M और x2 बिगर का 5m, तो यहां से हमको x1 x2 के बीच में एक रिलेशन मिलता है। हमको चाहिए x1 का वैल्यू, तो x2 को एलिमिनेट करेंगे, x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 बाय 5, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो x1 प्लस x1 बाय 5 इक्वल्स टू 9r, इसको सॉल्व करेंगे तो 6x1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45r। हमको चाहिए x1, तो x1 इज इक्वल्स टू 45 बाय 6r, 3 से इसको कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, सॉल्व होने पर ये आ गया 7.5r। तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप एनर्जी कंसिडरेशन से भी कर सकते हैं, पर ये आसान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A hollow sphere is held a hollow sphere is held suspended. Sand is now poured into it in stages. The center of gravity of the sphere with the sand. तो इनिशियली ये स्फीयर था hollow, इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। जैसे जैसे सैंड इसमें पोर करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पहले नीचे जाएगा और फिर वापस सेंटर पर आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन एसएचएम में भी आपने किया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सैंड की पोरिंग से चेंज होती जाएगी। तो पहले क्या होगा, पहले ये सेंटर पर था, फिर नीचे जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइजेस टू द ओरिजिनल पोजीशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट।